पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, आप ही पढ़िए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, हिंदी है तो इसके बाद इंग्लिश होगा, फिर इसका सोर्स होगा कि कहां से पूछा गया। प्रश्न है कि एक लकड़ी, लड़की नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए थे आपको, 71st बीपीएससी का क्वेश्चन है। और इंग्लिश क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूं कि क्या था। देखिए इंग्लिश में है कि वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स ऑन ए वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन विल बी। मार्जिनल फ्रिक्शन इसका कितना होगा। तो जो बेसिक पढ़े होंगे उनको पता होगा ये कहां से पूछा गया है। 9th क्लास के एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। और 9th क्लास के एनसीईआरटी का एक चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 8। अलग अलग जो एडिशन होगा उसमें अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं चैप्टर का नाम बता दूं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति का नियम। देखिए मैं इसका सोर्स आपको दिखा रहा हूं, बहुत मेहनत लगा है। देखिए ये हूबहू एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा गया है, सेम क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है। आप जाके देखिएगा लॉज एंड मोशन, देखिएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 जाके एक्सरसाइज चेक कर लीजिएगा कि यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड दो मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, पूछा गया है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर पे भी जिक्र कर दे आपको। एक्चुअली क्या होता है ना कि जितना इधर से लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स उल्टा भी लगता है। तो जितना होगा तो क्या हो, कभी ऐसा प्रश्न पूछे तो सेम हो जाता है, 200 न्यूटन इसका आंसर होगा। चूंकि हम लोग आंसर पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा आज का सेशन में फोकस होगा किस पे, कि कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इस पे फोकस होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं थोड़ा सा हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, फिर से एक न्यूमेरिकल पूछा था ना। देखिए सारे न्यूमेरिकल कहां से पूछे गए हैं। कह रहे एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान मास जो है 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। इसको हम सॉल्व करके भी बता देंगे आपको, आसान प्रश्न है। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन का। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डाउन ए हिल विद ए constant acceleration, it achieves 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck in 7 tons, then what will be the force acting on it? पूछा गया ना प्रश्न। देखिए सेम उसी चैप्टर का, फोर्स लॉज एंड मोशन का सेम उसी चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है। जाके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find force acting on it if its mass is 7 tons. और हिंट में दे दिया है 1 टन किसके बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर होता है। देखिए सेम, चलिए इसको सॉल्व भी कर दें, थोड़ा सा सॉल्व भी करते चले। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपने एक पढ़ा होगा, कंसेप्ट पढ़ा होगा क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा। कहते हैं गति के समीकरण यार, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर क्या दिया गया है, इस डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 400 मीटर दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, 20 सेकेंड दिया गया है। वेट कितना दिया गया है, वेट 60 टन दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां से हमको निकालना है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्चुअल हमारा काम क्या होगा, फोर्स निकालना है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो 7 टन दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। देखिए हमको क्या चाहिए, व्हाट विल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसमें कितना बल काम कर रहा है। तो बल निकालना है, बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो दिया है ना 7 टन, लेकिन हमको त्वरण चाहिए, और ये जो भी लांग लपेट दिया गया सब त्वरण निकालने के लिए दिया गया है। देखिए स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो क्या हो जाएगा, इसका u की वैल्यू 0 हो जाती है, रेस्ट मोशन में स्टार्टिंग में होगा। तो s बराबर 400 बराबर ut 0, 20 गुणा करिएगा, हाफ a और t कितना है 20 का, ठीक है। 400 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म करिए ना, 400 a हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 बार में कट जाएगा, और यहां से एक्सेलरेशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 400 बाई 200, यानी कि क्या आ जाएगा बार में ना, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, मास। तो मास कितना दिया गया है, मास यहाँ पर, अब चलिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। मास आपको कितना दिया गया था, 7 टन, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है,
लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये न्यूटन्स में है। तो 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी होता है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा, और गुणे क्या है यहाँ पर 2 है, क्या आ जाएगा 14000 न्यूटन। कहीं है क्या ऑप्शन में 14000 न्यूटन? जरूर होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14000 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हट जा रहे हैं थोड़ा सा, स्क्रीन लेना तो ले, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको ये तो क्या हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत जो है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। अरे भाई, यूनिट को ही जूल में कन्वर्ट कर देना है। एक यूनिट आपने पढ़ा होगा 3.6 वाला पढ़ा होगा, 3.6 गुणे 10⁶ जूल। ये दो जगह से आपको मिल जाएगा। चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेम वही क्वेश्चन होगा कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए होम इन 250 यूनिट्स, देन द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी। ठीक है, देखिए दो तरह से बना सकते हैं इसको। हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, पहले इसको देख लेते हैं ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है वर्क पावर एनर्जी 9th क्लास में जो चैप्टर है उससे पूछा गया। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर उठा के देखिए। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया भाई? 9 नंबर क्वेश्चन। ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस? आ गया ना, सेम क्वेश्चन है ना सेम। किसी को परेशानी नहीं? परेशानी होगा क्योंकि क्या है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अरे भाई, इसका सोर्स जो है, देखिए एक सोर्स तो आपका लुसेंट भैया हो जाएंगे, लिया नहीं क्या सोर्स, कहीं और ले लिया था। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ इसका सोर्स। एनसीईआरटी से भी आप इसको बना लीजिएगा। देखिए एक तो लुसेंट से आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? 250 यूनिट दिया था ना, कितना दिया था? 250 यूनिट दिया है। यहाँ देखिए ना एक चीज, यहाँ कह रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा, 1 के वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो ये लूसेंट है। मैं एनसीईआरटी भी दिखा दूंगा, एनसीईआरटी कहाँ से आप हेल्प ले सकते थे। और लिखा क्या है नोट में कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जिन्हें सामान्य भाषा में एक यूनिट कहा जाता है। भाई सब वही पूछता है, क्या करता है? सारा कुछ वही पूछता है, यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट आप यहाँ देख सकते हैं ना, क्या देख सकते हैं कि 250 यूनिट दिया गया है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो अरे भाई, एक यूनिट बराबर कितना हो गया? एक यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल हो गया। कितना यूनिट? 250 यूनिट। तो 250 गुणे 3.6 गुणे 10⁶ हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गुणा करके आइएगा, हो जाएगा ये आपका 900 10⁻⁴ जूल हो जाएगा। कन्वर्ट करिएगा तो लास्ट में आ जाएगा 9 10⁸ जूल। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा यही है कि एक यूनिट बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁶ जूल के, और यही क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। देखिए एनसीईआरटी तो कहाँ से, ये आपको लुसेंट में दिया गया था, और साथ ही साथ एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया भाई? बता दूं मैं, एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है? ये वाला एनसीईआरटी में, ये वाला देखिए यहाँ क्लियर लिखा है ना। देखिए एकदम क्लियर लिखा है कि 1 किलोवाट घंटा, दिख रहा है कि नहीं आप लोग? 1 किलोवाट घंटा, नहीं भी दिख रहा होगा तो सुन लीजिए। 10th क्लास का एनसीईआरटी है, उसमें दिया है जहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल पावर, वहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल क्लियर लिखा गया है। और यहाँ पर एक और चीज लिखा गया है कि 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमनली नोन इज 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, कमर्शियल यूनिट है, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो क्या इसको नहीं बना सकते थे क्या आप? कहाँ थे हम लोग? आ जाते अपने क्वेश्चन पे, चलिए ये वाला क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10⁸ इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत परेशानी? उम्मीद कर रहे किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इंग्लिश हो गया, ये हो गया। अगला प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? इंग्लिश में देखिएगा तो क्या हो जाएगा? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। नहीं पता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है भाई। चलिए इसके लिए भी सोर्स देख लीजिए सोर्स एनसीईआरटी है, साउंड वाला चैप्टर है। और यहाँ पे देखिए स्टील का जो है, जो ऑप्शन दिया गया है स्टील का है 59
5960, उसमें सॉलिड स्टील ही था। तो आप यहाँ से देख सकते लूसेंट में भी मिल जाएगा, जो लूसेंट में भी रहेगा यहाँ पे भी रहेगा, मैं बोलता चलूँगा ये लूसेंट में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी क्लास 9th में भी मिल जाएगा। लिखना है तो लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर स्टील इज राइट आंसर। क्लियर सबको? अगले प्रश्न पर चलते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि सेशन लंबी हो जाएगी। फिर अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसका जो है इंग्लिश देख लीजिए एक बार। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज। देखिए इसका सोर्स कहाँ दिया गया है, आप ये उठा के देख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगा बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि वी फाइंड दैट द ड्यूरिंग द फ्री फॉल of the object the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount increase in a kinetic energy. Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored. There is thus the continuous transformation. यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। इंग्लिश देख लीजिए इसका। कह रहा है कि विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिकल पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन सा पद डिनोट नहीं करता है? अरे भाई दो जगह है, एक तो उसके इसमें भी दिया गया है, क्या दिख रहा है यहाँ आगे भी कहीं दिया गया है, ये भी गया था कहीं पे। चलिए 10th क्लास इलेक्ट्रिकल पावर जहाँ दिखा रहे थे आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले में, क्या दिया गया है? VI दिया गया है, पावर बराबर, पावर ही तो पूछा ना, आई स्क्वायर आर दिया गया है, VA स्क्वायर आर दिया गया है, तो 3 दिया गया है। कौन नहीं दिया गया है? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है एनसीईआरटी से भाई। आई स्क्वायर आर दिया गया है, VI दिया गया है, VA स्क्वायर आर दिया गया है, IR स्क्वायर नहीं होता। क्लियर सबको? यही होता है एनसीईआरटी। अभी तक क्या सीख मिला कि 9th 10th क्लास के एनसीईआरटी से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं इस बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की वाली युक्ति क्या है? इंग्लिश देखिए इसका। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है। तो सबको पता है इसका आंसर तो फ्यूज ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए आपको मन होगा तो। आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक वाला लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बाद 10th क्लास में, उसमें क्लियर लिखा गया है यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज द प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग ऑफ द। दिया गया ना, ये कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैग्नेट वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है, और उसका समरी। ऐसा नहीं है कि भाई फांकी मार रहे हैं सर, कहाँ से ऐसी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी ला दिए हैं, ऐसा नहीं है, जाके मिला लीजिएगा आप, ठीक है। ये लूसेंट में भी मैं बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, लूसेंट में भी मिल जाएगा आप। चलिए कह रहे कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? एंटी नॉकिंग की बात कर रहे हैं। कह रहे विच कंपाउंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग। आपको पता ही होगा, टेट्रा प्लेट जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ मिल जाएगा आपको? आप देख लीजिए, एनसीईआरटी नहीं, ये लूसेंट है, सबको पता है। हिंदी में क्या लिखा है? ऑब्स्ट्रोटन नॉकिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पढ़िए। अपस्फोटन यानी नॉकिंग कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फरोधी मतलब कि एंटी नॉकिंग मिला दिए जाते हैं, जिससे इसका उपयोग नॉकिंग कम हो जाता है। सबसे अच्छा एंटी नॉकिंग जो है यौगिक क्या है? कंपाउंड टेट्रा एथिल लेड यानी TEL है। दिया गया ना, कहाँ पे दिया गया? सेंट में, ठीक है। क्लियर? चलिए मेरे भाई अगले पे चलते हैं। पौधों में जाइलम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, सबको पता है कि जाइलम इन ए प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन: ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। कहिएगा तो इसका भी सोर्स दिखा देंगे, लेकिन इसको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये तो लूसेंट में भी है, कहाँ पे है? लूसेंट में भी है, कहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ पे है? ये जो मैं लाया हूँ ये कहाँ पे है? 9th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें टिश्यूज वाला चैप्टर जो है उसमें दिया गया है। और 7th क्लास की एनसीईआरटी भी एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी दिया गया था, ठीक है, मैंने देखा।
यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं कि इनके द्वारा क्या होता है, पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ठीक है, इस सब चैप्टर को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, सेशन छोड़ के नहीं जाना है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि कहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, हमको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे बैचेस के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो 91 16 63 पे व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ पर एमसीक्यू में कम समय में इतना धुआं उड़ा रहे हैं, हम ही साइंस पढ़ाते हैं, धुआं धुआं छुड़ा देते हैं। ठीक है ना, चलिए। आम में हम जो भाग खाते हैं, आम का जो भी भाग खाते हैं आप लोग, मध्य फल वित्ती जिसे कहते हैं, द पार्ट विच वी ईट इन द मैंगो क्या हो जाएगा, मेजोकार्प, जिसको मध्य फल वित्ती कहा जाता है। ऑलरेडी सीओ का पूछा गया है, बीपीएससी ने नारियल का पूछ रखा है, ये कहाँ से है, लूसेंट देख लीजिए, चार्ट लूसेंट का बना हुआ है, जहां पर लिखा होगा आम, आम का खाने वाला भाग मध्य फल वित्ती। क्लियर, तो कहां से है ये। ठीक है, अगला, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, कहां से, ये आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और ये लूसेंट में क्लियर दिया गया था, इसीलिए इसको जल्दी उठा लिए। आसान सा प्रश्न है, क्या इसके लिए हम ये करें। इंडोक्राइन ग्लैंड जहां दिया है, अंतःस्रावित तंत्र दिया है इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे लिखा है कि यह नलिका युक्त जो है डक्ट ग्लैंड्स होती है, इससे एंजाइम का स्त्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये दिया है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि यह नलिका विहीन होती है, और इंडोक्राइन यहाँ एक्सोक्राइन देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, एक्सोक्राइन था ये, इंडोक्राइन ये है। ठीक है, इससे हार्मोन का स्त्राव होता है, किससे, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्त्राव होता है। मिल गया ना, दिक्कत परेशानी किसी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश देखिएगा, द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या कहलाता है भाई, इंडेंजर्ड कहलाता है, लुप्त प्राय या संकटग्रस्त कहलाता है। इंडेंजर्ड कहाँ दिया गया, देख लीजिए, ये दिया गया है 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है, बाघ बना के दिया गया है, बाघ, हिरण वगैरह, उसमें दिया गया है जंतु जिसकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जाती है, क्या संकटपन्न जंतु, यानी इंग्लिश में देखिएगा तो इंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, क्या आप इसके दिखाने की क्या जरूरत, ज्योग्राफी में मिलेगा, लूसेंट में मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा ये खरीफ का फसल, ये गन्ना, ये दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुगर केन। अगला प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि ओजोन डे सेलिब्रेटेड बाई, क्या बताने की जरूरत है, 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे कि प्रश्न पूछा कहां से गया है। ठीक है, चलिए आप कंक्लूड करते हैं। अगर देखा जाए ना, आपको फोकस क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मैं उस दिन भी बताया था सोर्स 6 से 10, लेकिन स्पेशल फोकस इस पे करना है 9th 10th एनसीईआरटी पे, चार्ट जाना है इसको एकदम, पहला सोर्स। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 4-5 प्रश्न जो है 11 12 एनसीईआरटी से भी पूछे गए, लेकिन इतना के लिए 3-4 प्रश्न के लिए उतना भागिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए उसको देखने की जरूरत है, मैं उसको लाया ही नहीं, क्योंकि 11 12 का सोर्स है तो मैं छोड़ दिया उसको। ठीक है, बाकी इतना ही बना लीजिएगा तो बहुत है आपका। 9 10 से पूछा गया है। दूसरा चीज, लूसेंट जो जीके वाला है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें घटना चक्र में भी थे, जैसे जूल वाला क्वेश्चन हो गया, एंटी नॉकिंग वाला क्वेश्चन हो गया, जाइलम फ्लोएम वाला क्वेश्चन हो गया, ये सारा थे। तो एनसीईआरटी 6 to 10, लूसेंट, घटना चक्र सफिशिएंट। और हम जो पढ़ाएंगे साइंस, एनसीईआरटी इंक्लूड करके जो पढ़े होंगे पहले, पूरा एनसीईआरटी बोलेगा, हमारा एग्जाम्पल भी बोलेगा। हम बक्सा यहाँ रखेंगे, कहेंगे बक्सा को खसका रहे हैं, बक्सा को ढकेल रहे हैं, तो समझिए कि हम नहीं, एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक है, बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, क्या इस तरह की सेशन की और जरूरत है आपको, किस सब्जेक्ट की जरूरत है जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, हर हर महादेव।